VVU सेमेस्टर 5 वालों के लिए माइनर सोशियोलॉजी का VVI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो भी आपके सिलेबस से या फिर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिया गया, कोई भी फालतू का नहीं लिया गया। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है, यानी सोशल रिसर्च। ठीक है, उसका अर्थ, क्षेत्र और महत्व का वर्णन करना है हमें। तो चलिए समझेंगे कि आखिर क्या है ये। तो देखिए आंसर लिखा है दोस्तों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह हमेशा से अपने आसपास के समाज को जानने के लिए उत्सुक रहता है। प्राचीन काल में सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए लोग कल्पना या फिर अंधविश्वास का सहारा लेते थे। वहीं आधुनिक युग में समाज, मानवीय व्यवहार और सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किया जाने लगा। इसी वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि समाज में छिपे हुए सत्यों और नियमों का सामने लाना, वही हमारा सामाजिक अनुसंधान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा। तो देखिए सरल अर्थ है दोस्तों कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो दो शब्द से मिलके बना है। पहला हो गया सामाजिक और दूसरा हो गया अनुसंधान। सामाजिक का अर्थ हो गया समाज या फिर मानव समूह से संबंधित, और वहीं अनुसंधान का अर्थ क्या है दोस्तों, तो किसी सत्य या फिर ज्ञान की खोज करना। तो इस प्रकार समाज की घटनाओं, समस्याओं और इंसानी रिश्तों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से नया ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा सामाजिक अनुसंधान कहलाता है साथियों। ठीक है, चलिए इसकी प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे कुछ। तो देखिए पहला लिया गया श्रीमती PV यंग के अनुसार, तो सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक और व्यवस्थित तरीके से नए तथ्यों की खोज करना या पुराने तथ्यों की जांच और उसका सत्यापन करना है। तो ये इनके द्वारा परिभाषा दिया गया था श्रीमती PV यंग के अनुसार। ठीक है, चलिए दूसरा परिभाषा वो है CA मोजर के अनुसार दोस्तों। तो इनके द्वारा कहा गया था कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया जो व्यवस्थित अन्वेषण है यानी जांच है, उसी को हम लोग सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो ये परिभाषा दिया गया था CA मोचेर के अनुसार। चलिए अब आगे देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में दोस्तों। तो इसके स्वरूप और इसे अच्छे से समझने के लिए इसकी प्रमुख विशेषताओं को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या है, तो देखिए पहला विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति, इसमें मनगढ़ंत बातें नहीं होती, यानी कोई भी अपने मन से लिखा गया बात नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक चरणों का पालन किया जाता है। दूसरा विशेषता है दोस्तों कि नए और पुराने तथ्यों पर जोर दिया जाता है। इसमें केवल नई बातें नहीं खोजी जाती बल्कि पुराने सिद्धांतों की भी दोबारा से जांच की जाती है कि उसमें कुछ कमी है या नहीं है, और नई बातों की भी खोज की जाती है। चलिए तीसरा विशेषता वो है दोस्तों कि कार्य कारण संबंधों की खोज। तो यह मानता है कि समाज में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है। अनुसंधान उसी कारण को ढूंढने का काम करता है, यानी रिसर्च अनुसंधान। ठीक है, वो उसी कारण को ढूंढने का काम करता है। अगला हमारा जो विशेषता है दोस्तों वो ये है कि कल्पना की जांच, यानी अनुसंधान की शुरुआत में ऐसा अनुमान लगाया जाता है और फिर रिसर्च के जरिए देखा जाता है कि वह अनुमान सही है या नहीं है। यानी पहले तो एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, फिर रिसर्च के जरिए, अनुसंधान के जरिए वो देखा जाता है कि जो हमने अनुमान लगाया है वो सही है या नहीं है। तो ये सभी जो है वो सामाजिक अनुसंधान की जो है वो विशेषता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र। तो देखिए सामाजिक अनुसंधान का दायरा बहुत ही बड़ा है क्योंकि इंसानी समाज लगातार बदलता रहता है। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा, तो देखिए पहला हो गया सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। तो इंसान समाज में एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वे आपस में कैसे जुड़ते हैं और उनके बीच झगड़े या फिर सहयोग के कारण कौन सा कारण है झगड़े होने का, सहयोग होने का, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर दूसरा हो गया सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन दोस्तों। तो समाज को चलाने के लिए कई संस्थाएं होती है जैसे परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा और संस्कार वगैरह। तो सामाजिक अनुसंधान जो है हमारा सोशल रिसर्च इन संस्थाओं के काम काज और समाज पर इसके असर का भी
जांच करने का काम करता है। चलिए तीसरा हो गया वो है दोस्तों कि सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। तो हर समाज में कुछ बुराइयां या फिर समस्या होती है, जैसे कि गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, अपराध, बाल श्रम यानी बाल मजदूरी और नशाखोरी वगैरह। तो ये सभी बुराइयां हैं। तो इन समस्याओं के असली कारण को ढूंढना इस अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र होता है, मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। अगला हो गया दोस्तों हमारा कि सामाजिक परिवर्तन का भी अध्ययन करना है। तो समय के साथ समाज बदल रहा है, जैसे कि आजकल ग्रामीण लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और इंटरनेट का प्रभाव बढ़ रहा है, यानी इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है। समाज में आने वाले लोग इन बदलावों की दिशा और गति को समझना इसका काम है। यानी ये जो है हमारा सामाजिक अनुसंधान वो सामाजिक परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। फिर हमारा दोस्तों कि सांस्कृतिक प्रतिमानों का अध्ययन। तो अलग अलग समाजों के रीति रिवाज, परंपरा और जीने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान जो हमारा है वो विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन भी करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो सामाजिक अनुसंधान है उसका महत्व के बारे में। तो इसके मुख्य लाभ या फिर महत्व निम्नलिखित है। तो देखिए पहला हो गया अज्ञानता और अंधविश्वास से दूर करना। तो समाज में कई ऐसी बात होती है जिन्हें लोग बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान जो हमारा है वो सच को सामने लाता है, जिससे समाज में अंधविश्वास वगैरह खत्म होता है। दूसरा महत्व है दोस्तों वो है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति, यानी नए ज्ञान की प्राप्ति। यह इंसानी समाज और उसके व्यवहार के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। ज्ञान की वृद्धि से ही समाज आगे बढ़ती है। चलिए अगला महत्व देखेंगे। अगला क्या है कि समस्याओं के समाधान में सहायक। जब तक हमें किसी बीमारी का कारण नहीं पता होगा तब तक इलाज भी जो है मुमकिन नहीं है। ठीक उसी तरह जब तक सामाजिक अनुसंधान के जरिए गरीबी या फिर अपराध का कारण पता नहीं चलेगा तब तक सरकार उसका समाधान नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है महत्व रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि नीति निर्माण और योजनाएं बनाने में भी मदद। तो सरकार देश के विकास के लिए जो भी योजना, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुफ्त राशन योजना या फिर जो भी योजना वगैरह बनाती है, उसके लिए आंकड़े और जानकारियां जो है वो सामाजिक अनुसंधान से ही मिलता है, यही डाटा से ही मिलता है दोस्तों। चलिए आगे हो गया हमारा अगला महत्व वो है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। तो समाज को सही तरीके से चलाने के लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है, नियम रूल वगैरह होना चाहिए। तो अनुसंधान जो हमारा है यानी रिसर्च यह बताता है कि लोग नियमों को क्यों तोड़ते हैं और समाज में शांति कैसे बनाई रखी जा सकती है। तो यही बताने का काम जो है हमारा वो सामाजिक अनुसंधान करता है दोस्तों। फिर है हमारा कि भविष्यवाणी करने की क्षमता। तो समाज की वर्तमान स्थिति को देखकर सामाजिक अनुसंधान यह अंदाजा लगा सकता है कि भविष्य में समाज किस दिशा की ओर जा सकता है। तो ये अंदाजा लगाता है, इससे आने वाली संकटों से बचा जा सकता है। तो ये सभी जो है सामाजिक अनुसंधान का महत्व है दोस्तों। थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो देखिए निष्कर्ष लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान समाज को समझने का एक वैज्ञानिक चश्मा है दोस्तों, वैज्ञानिक तरीका है। इसके बिना एक स्वस्थ, उन्नत और अपराध मुक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यह न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि देश के विकास और सामाजिक यानी समाज कल्याण की नीति बनाने में भी सबसे मजबूत या आधार साबित होता है, यानी सबसे मजबूत आधार साबित होता है दोस्तों। तो ये हमारा सामाजिक अनुसंधान के बारे में था, उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, ठीक है, विशेषता, उद्देश्य, हर एक चीज हमने देख लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया हमारा दोस्तों कि उपकल्पना या फिर इसे बोलते हैं परिकल्पना। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है परिकल्पना लिखा मिल जाए। बोलेगा कि ये क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि उपकल्पना को परिकल्पना, प्राकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आप कल्पना ना रहे परिकल्पना रहे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए सरल शब्दों में समझते हैं इसके बारे में कि जब कोई शोध करता है यानी कोई रिसर्चर दोस्तों किसी समस्या पर शोध करता है यानी रिसर्च करता है तो वह पहले से ही
उस समस्या के कारणों और परिणामों के बारे में एक अस्थायी यानी अस्थायी अनुमान या फिर विचार लाता है कि ये इसका परिणाम हो सकता है, ये इसका कारण हो सकता है, ये एक अनुमान लगाता है। ठीक है, और इसी पूर्व अनुमान को हम लोग उपकल्पना कहते हैं। शोध के अंत में यह जांच की जाती है कि ये जो अनुमान लगाया गया वो सही है या गलत है, यानी जो अनुमान लगाया जाता है वही हमारा उपकल्पना, परिकल्पना या फिर प्राकल्पना होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि उपकल्पना का अर्थ और परिभाषा दोस्तों। तो इसी के सरल शब्द में लिखा है कि उपकल्पना तो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला हो गया उप और दूसरा हो गया कल्पना। तो उप का अर्थ होता है दोस्तों समीप या पहले, समीप या पहले, और कल्पना का समीप या पहले होता है, इसका अर्थ उप का मतलब। ठीक है, वहीं हमारा जो कल्पना है उसका अर्थ क्या होता है, तो कल्पना का अर्थ हो गया विचार। तो इस प्रकार किसी भी अनुसंधान कार्य को शुरू करने के लिए, अनुसंधान रिसर्च काम को शुरू करने से पहले बनाया गया एक काल्पनिक विचार या फिर काम चलाऊ अनुमान ही उपकल्पना है दोस्तों। तो शोध के अंत में यानी रिसर्च के अंत में वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा इसकी जांच की जाती है कि यह अनुमान सच है या फिर झूठ है। तो ये हमारा उपकल्पना था। ठीक है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना उप और कल्पना। उप का मतलब हो गया समीप या फिर पहले, और कल्पना का मतलब हो गया विचार। चलिए इसके प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे दोस्तों। तो देखिए इसमें पहला हो गया हमारा पीवी यंग के अनुसार, तो इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया था वो लिखा गया है कि एक उपकल्पना एक काम चलाऊ केंद्रीय विचार होती है जो किसी अनुसंधान का आधार बनती है। तो ये इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, उपकल्पना के ऊपर। फिर हमारा दूसरा हो गया लुंडबर्ग के अनुसार, तो इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो लिखा है दोस्तों कि एक उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण जिसकी सत्यता की परीक्षा की जानी अभी बाकी है, यानी इसकी सत्यता का जांच करना अभी बाकी है। तो ये परिभाषा दिया गया था लुंडबर्ग के द्वारा। फिर हमारा अगला परिभाषा वो है दोस्तों कि गुण एवं हार्ट के अनुसार, तो उपकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी जांच की जाती है दोस्तों। तो ये प्रमुख परिभाषाएं हैं, अर्थ है। चलिए अगला देखते हैं इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो उपकल्पना के विभिन्न प्रकार है। पहला तो देखिए लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, उद्देश्य और चरों के आधार पर उपकल्पनाओं को कई भागों में बांटा गया है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला प्रकार हो गया कि प्रकृति के आधार पर इसका मुख्य प्रकार है दोस्तों, जो कि पहला है विवरणात्मक उपकल्पना। तो इस प्रकार की उपकल्पना में किसी सामाजिक तथ्य, स्थिति या फिर समूह की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। इसमें किसी कार्य कारण संबंध को नहीं ढूंढा जाता बल्कि केवल वर्तमान की स्थिति को बताया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग विवरणात्मक उपकल्पना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, लिखा है कि भारतीय गांवों में वर्तमान समय में साक्षरता की दर तेजी से बढ़ रही है। तो ये बताना ही हमारा विवरणात्मक उपकल्पना हो गया दोस्तों। चलिए दूसरा हमारा संबंधात्मक उपकल्पना। तो जब कल्पना में दो या दो से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध को दिखाया जाता है तो उसे संबंधात्मक उपकल्पना कहते हैं या परिकल्पना कहते हैं दोस्तों। इसमें एक चर का असर दूसरे पर देखा जाता है। देखिए उदाहरण कि यदि समाज में बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होगी। देखिए एक का असर दूसरे पर दिख रहा है, यानी बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ अपराधी की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कार्य कारण उपकल्पना दोस्तों। तो यह उपकल्पना यह बताती है कि किसी विशेष घटना के घटने के पीछे कौन सा मुख्य कारण जिम्मेदार है। इसमें कारण और प्रभाव का गहरा से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ही भारत में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। तो ये इसका उदाहरण देख सकते हैं। अगला हमारा है दोस्तों कि सांख्यिकीय और जांच के आधार पर इसका प्रकार क्या हो गया। तो देखिए चौथा हो गया हमारा शून्य परिकल्पना। ठीक है, जिसे नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। इसमें शोधकर्ता होता है यानी जो रिसर्चर होता है पहले से ही यह मान के चलता है कि जिन दो चीजों का वह अध्ययन करने जा रहा है उसके बीच कोई अंतर या फिर संबंध नहीं है। यही मान के जो है रिसर्च करने शुरू करता है। तो शोधकर्ता जो है दोस्तों वो वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा इस उपकल्पना को गलत साबित करने की कोशिश करता है। उदाहरण देखिए
कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की छात्रों की बुद्धि यानी आईक्यू लेवल में कोई अंतर नहीं है। ये उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया। चलिए पांचवा हमारा उपकल्पना है वो है दोस्तों सकारात्मक उपकल्पना। तो इस उपकल्पना में जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो पहले से ही सकारात्मक रूप से एक दावा कर देता है, यानी पॉजिटिव तरीके से एक दावा कर देता है कि दो चरों के बीच ऐसा ही संबंध देखने को मिलेगा। ये दावा कर देता है पहले से ही रिसर्चर। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि ज़्यादा पढ़े लिखे माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं। तो ये उदाहरण हो गया। चलिए फिर हमारा अगला परिकल्पना है दोस्तों, वो है नकारात्मक परिकल्पना या फिर उपकल्पना। तो यह सकारात्मक उपकल्पना के बिल्कुल उल्टा विपरीत है, ठीक है। इसमें शोधकर्ता जो होता है यानी रिसर्चर जो होता है वो ये मानता है कि दो चीज़ों के बीच कोई सकारात्मक या फिर अच्छा संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए देखिए कि ज़्यादा धन होने का इंसान की मानसिक शांति से कोई सकारात्मक संबंध नहीं है। आखिर ज़्यादा धन होने से उसे मानसिक शांति नहीं मिलती है। तो ये उदाहरण है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा उपकल्पना या फिर परिकल्पना है उसके स्रोत के बारे में दोस्तों। तो देखिए एक रिसर्चर के दिमाग में यानी एक शोधकर्ता के दिमाग में उपकल्पना अचानक नहीं आती है। इसके पीछे कई स्रोत होते हैं जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन सा स्रोत? तो देखिए पहला हो गया सामान्य संस्कृति दोस्तों। तो हम जिस समाज और संस्कृति में रहते हैं वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और मूल्य हमें उपकल्पना बनाने में मदद करती है। यानी जो सामान्य संस्कृति हमारा वो उपकल्पना बनाने में मदद करती है, जिसमें हमारा परंपरा आ गया, रीति रिवाज आ गया, मूल्य वगैरह आ गया, ठीक है। दूसरा हो गया वैज्ञानिक सिद्धांत दोस्तों। तो समाज शास्त्र या फिर अन्य विषयों में पहले से जो सिद्धांत मौजूद है उनके आधार पर कई कल्पनाएं बनाई जाती। यानी पहले से जो किताबों में या फिर कुछ भी आपका वैज्ञानिक सिद्धांत अगर अवेलेबल है तो उसके आधार पर जो उपकल्पनाएं बनाई जाती है। फिर हमारा अगला हो गया व्यक्तिगत अनुभव। तो शोधकर्ता क्या करता है, अपना जीवन, उसका अनुभव और अपनी सूझबूझ भी उपकल्पना का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यानी ये भी एक उपकल्पना का स्रोत है। यानी वो अपने व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव को, सूझबूझ को भी इसमें मिलाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा हो गया कि लोक साहित्य और कहावतें दोस्तों। तो समाज में जो प्रचलित पुरानी कहावतें हैं, कहानियां हैं, इन सभी यानी कहानियां भी कई बार शोध वगैरह के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। यानी रिसर्च वगैरह के लिए ये भी भूमिका निभाते हैं, ये भी एक स्रोत के जैसा काम करते हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों हमारा कि उपकल्पना किसी भी सामाजिक अनुसंधान की नींव होती है दोस्तों। यह शोधकर्ता के समय यानी रिसर्चर के समय, धन और ऊर्जा वगैरह को बर्बाद होने से बचाती है। इसके बिना अनुसंधान की प्रक्रिया उस जहाज की तरह हो जाती है जिसका कोई पथराव या फिर दिशा ना होता। तो उपकल्पना ही जो है दोस्तों वो शोध के यानी रिसर्च के एक निश्चित और सही मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है या फिर पहुंचाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था दूसरा नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि निदर्शन विधि की प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर समझेंगे। आंसर है कि सामाजिक अनुसंधान में जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है तो हर व्यक्ति से मिलकर जानकारी जुटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए पूरे समूहों में जो कुछ लोग या फिर इकाइयों को सैंपल के तौर पर यानी नमूने के तौर पर चुन लिया जाता है। इसी तरीके को निदर्शन विधि कहते हैं। यानी मान लीजिए दोस्तों बहुत बड़ा आपका जो है क्षेत्र हो गया, बहुत बड़ा हो गया है अध्ययन करने का, यानी आपको रिसर्च करने के लिए बहुत बड़ा जो है आपको डाटा इकट्ठा करना है। तो आप सब जगह जाके डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कुछ ग्रुप को या फिर कुछ लोगों की इकाइयों को लीजिएगा, उसको जो है सैंपल के तौर पर चुन लीजिएगा और उसी के हिसाब पे एक अनुमानित परिणाम निकाल के दे दीजिएगा। तो वही हमारा निदर्शन विधि कहलाता है दोस्तों। तो देखिए लिखा है कि ये चुने हुए लोग पूरे समूह या फिर समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन थोड़े से लोगों से जानकारी जुटाकर जो भी परिणाम निकलता है, जो भी रिजल्ट निकलता है दोस्तों, उसे पूरे समाज या फिर समूह पर लागू मान लिया जाता है। यह विधि समय और पैसे दोनों को बचाती है दोस्तों। यानी समय को भी बचाती और आपका साथ ही साथ पैसे को भी बचाती। चलिए अगला देखेंगे कि निदर्शन विधि के प्रमुख प्रकार दोस्तों। तो निदर्शन की पद्धतियों को
मुख्य रूप से दो बड़े भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? तो देखिए पहला हमारा संभाव्यता या फिर देव निदर्शन। तो इस विधि में समग्र की हर एक इकाई को चुने जाने के समान अवसर होते हैं, यानी जो भी हो आपका सभी को चुना जाता है, ठीक है। इसमें जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से किसी को नहीं चुन सकता। इससे पक्षपात की संभावना खत्म हो जाती। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है, यानी इस विधि के माध्यम से एक इकाई को चुने जाने का समान अवसर होता है दोस्तों, यानी कोई भी रिसर्चर जो है वो अपनी मर्जी से किसी खास व्यक्ति को पक्षपात तरीके से नहीं चुन सकता है, जो है वो चुनेगा, ठीक है। इसके भी प्रमुख प्रकार है। पहला हो गया साधारण देव निर्दर्शन दोस्तों। तो यह सबसे आसान और लोकप्रिय विधि है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें लॉटरी पद्धति या फिर टिकट प्रणाली द्वारा इकाइयों को चुना जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि यदि किसी कक्षा में यानी यदि किसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, 5 छात्राओं को चुनना है, तो सबको नाम का पर्चियां एक डब्बे में डालकर कोई भी पर्चियां निकाल ली जाती है। तो उसमें जो भी 5 बच्चों का नाम रहेगा उसे चुन लिया जाता है। तो ये तरीका अपनाई जाती है। दूसरा हो गया स्तरित देव निर्दर्शन दोस्तों, कि जब अनुशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाए, यानी अनुसंधान, ठीक है, अनुशासन नहीं है, अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाए, यानी रिसर्च का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाए और उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हों, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? तो पूरे समूहों को एक पहले उसकी विशेषता जैसे कि उसके लिंग, आय, उम्र वगैरह के आधार पर अलग अलग परतों या फिर स्तरों में बांट लिया जाता है, स्तर पर बांट लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद हर स्तर से देव निदर्शन यानी रैंडम द्वारा इकाइयां चुनी जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्तरीय देव निदर्शन। फिर अगला हो गया तीसरा दोस्तों, वो है क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित निदर्शन। तो इस विधि में सभी इकाइयों को एक सूची में किसी क्रम यानी कि जैसे कि रोल नंबर के आधार पर, वर्णमाला के आधार पर लिख लिया जाता है। उसके बाद पहली इकाई को रैंडम तरीके से चुना जाता है और फिर निश्चित अंतराल के रूप में, जैसे कि देख लीजिए कि हर 10वें या फिर 15वें नंबर का नाम हम लेंगे, तो इस तरीका से करके पर उंगली यानी पर अगली इकाइयां चुनते चले जाते हैं, यानी इसी तरीका से कि हर 10वें नंबर वाले को हम जो है सेलेक्ट करेंगे, इकाइयां चुनेंगे इस तरीका से। अगला हो गया बहुस्तरीय निदर्शन दोस्तों। तो यह विधि बहुत बड़े क्षेत्र यानी पूरे देश वगैरह के अध्ययन के लिए अपनाई जाती है। इसमें निदर्शन का कार्य सिर्फ कई चरणों में होता है, जैसे कि देश के स्तर पर पहले कुछ राज्यों को चुनना, फिर उन राज्यों में से कुछ जिले को चुनना, फिर जिलों में से गांवों को चुनना और अंत में गांवों में से कुछ परिवारों को चुनना। तो इस हिसाब से हमारा बहुस्तरीय निदर्शन होता है। अगला हमारा है दोस्तों, अगला प्रकार है वो है कि क्षेत्र या फिर गुच्छ निदर्शन। तो इसमें अलग अलग व्यक्तियों को ना चुनकर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर समूहों या फिर गुच्छों का चुनाव एक साथ किया जाता है, फिर उसे चुने हुए गुच्छे का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये हमारा पहला था संभाव्यता निदर्शन। चलिए दूसरा है हमारा असंभाव्यता निदर्शन दोस्तों। तो देखिए इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर नहीं होते, यानी सबको जो है अवसर नहीं मिल सकता। इसमें शोधकर्ता यानी जो रिसर्च होती है, रिसर्चर होता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार या फिर अपने उद्देश्य के आधार पर खुद इकाइयों का चुनाव करते हैं, यानी खुद जो है सैंपल का चुनाव करते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। क्या क्या प्रकार है दोस्तों? तो देखिए पहला हो गया किसन प्रयोजन या फिर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। तो इस विधि में शोधकर्ता अपने अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खुद यह फैसला लेता है कि कौन से लोग उसके अध्ययन के लिए सबसे सही रहेंगे। वह जानबूझकर केवल उन्हीं लोगों को चुनता है दोस्तों जो उसे सही जानकारी दे सकते हैं। वैसे ही लोगों को ये अपने मन से अपने अनुसंधान के हिसाब से चुनने का काम करता है। चलिए दूसरा हो गया, दूसरा देखेंगे कि सुविधाजनक निदर्शन। तो इसमें शोधकर्ता जो है दोस्तों यानी रिसर्चर किसी नियम का पालन नहीं करता, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार जो भी व्यक्ति उसे आसानी से मिल जाता है वह उसी से डाटा वगैरह इकट्ठा कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि किसी बाजार या चौराहे पर खड़े होकर वहां से गुजरने वाले व्यक्ति से पूछना, तो जो गुजर गया उसी से पूछ लेना, ठीक है। अगला देखिए तीसरा हो गया, तीसरा प्रकार है कि कोटा निदर्शन।
तो इसमें शोधकर्ता जो है दोस्तों वो पूरे ग्रुप को विभिन्न श्रेणी जैसे कि महिला, पुरुष, अमीर, गरीब में बांट देता है और हर श्रेणी के लिए एक संख्या तय कर दी जाती है, यानी एक कोटा तय की जाती है कि हर श्रेणी से एक एक लोगों को हमें लेना, इस तरीके से, ठीक है। फिर अपनी सुविधा के अनुसार उस कोटे को पूरा करने के लिए लोगों को चुन लिया जाता है दोस्तों। अगला हो गया स्नोबॉल निदर्शन। तो इस विधि यानी यह विधि ऐसे छुपे हुए समूहों का अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, जो आसानी से इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, जिन्हें आसानी से ढूंढना मुश्किल है, उसके लिए ये विधि है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ड्रग्स लेने वाला या फिर अपराधी वगैरह। तो इसमें शोधकर्ता क्या करता है, यानी रिसर्चर पहले एक या दो व्यक्तियों को ढूंढता है, फिर वे व्यक्ति आगे चलकर अन्य संपर्क या फिर अपने दोस्तों का पता बताते हैं। इस तरह श्रृंखला एक नेटवर्क की तरह बढ़ती जाती है। तो ये सभी हमारा था दोस्तों निदर्शन का प्रकार। चलिए आगे देखेंगे निदर्शन विधि के प्रमुख गुण के बारे में, क्या क्या गुण है। तो पहला हो गया कि समय और धन की बचत। तो पूरे समाज या फिर समूह का अध्ययन करने की तुलना में एक छोटे सैंपल का अध्ययन करने में समय, पैसा और मेहनत बहुत ही कम खर्च होता है दोस्तों। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 140 करोड़ लोगों के बारे में डिटेल लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, लेकिन यही कुछ लोगों को आप सैंपल के तौर पर लेके और डिटेल को इकट्ठा कीजिएगा तो एक अनुमानित अंदाजा आप लगा सकते हैं और इसमें आपका समय, पैसा, मेहनत वगैरह की बचत होगी। दूसरा हो गया गहन और विस्तृत अध्ययन दोस्तों। तो इकाइयों की संख्या कम होने के कारण जो रिसर्चर है यानी शोधकर्ता उसके पास जाकर गहराई से और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर है दोस्तों की शुद्धता और सटीकता। तो कम डाटा होने के कारण गलतियों की संभावना बहुत कम होती है और आंकड़े को संभालना तथा उसका विश्लेषण करना भी आसान हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग उपकल्पना के बारे में, निदर्शन। तो देखिए निष्कर्ष है दोस्तों कि निदर्शन विधि पूरे समाज का अध्ययन करने के बजाय उसके एक छोटे से हिस्से को चुनकर समझने का सबसे आसान तरीका, यानी सैंपल के रूप में बड़े से बड़े डाटा को निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। यह विधि जो है दोस्तों वो अनुसंधान के समय यानी रिसर्च के समय पैसे और मेहनत में भारी बचत करती है, यानी ये सब बचाने का काम करती है। यदि नमूने का चुनाव यानी सैंपल का चुनाव सही और बिना किसी पक्षपात की किया जाए तो इस विधि से जो परिणाम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा वो पूरी तरीका से सही और भरोसेमंद होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि अवलोकन क्या कहते हैं, यानी अवलोकन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। तो चलिए इसे समझेंगे दोस्तों। आंसर लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान में जो हमारा डेटा है यानी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें अवलोकन विधि सबसे महत्वपूर्ण और पहली विधि मानी जाती है, यानी प्राथमिक विधि मानी जाती। जब हमें किसी समूह की रीति रिवाज, रहन सहन या फिर व्यवहार का अध्ययन करना होता है दोस्तों, तो उनसे सवाल पूछने के बजाय क्या किया जाता है, तो उनके बीच रहकर या फिर उन्हें दूर से देखकर जानकारी जुटाना अधिक सही रहता है। सरल शब्दों में देखिए समझा जा सकता है कि किसी उद्देश्य से सामाजिक घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखना और उन्हें रिकॉर्ड करना ही अवलोकन कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए और भी डिटेल में देखेंगे जो है इसकी अर्थ और परिभाषा दोस्तों। तो देखिए अवलोकन का अर्थ और परिभाषा सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे तो अवलोकन का अर्थ है दोस्तों कि आंखों द्वारा किसी घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। इसमें शोधकर्ता खुद घटना स्थल पर जाता है और अपनी ज्ञान इंद्रियां यानी कि मुख्य रूप से आंख वगैरह से इन सभी यानी आंख वगैरह का उपयोग करके तथ्यों को इकट्ठा करता है, फैक्ट वगैरह को जानता है, देखता है। इसमें कार्य कारण संबंध को जानने की कोशिश की जाती है, यानी कार्य का क्या कारण है, इन सभी का संबंध को जानने की कोशिश की जाती है। चलिए प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे। पहला हो गया C.A. मोजेर के अनुसार दोस्तों, तो इनके अनुसार परिभाषा दिया गया है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों और वाणी की उपेक्षा आंखों की प्रयोग की स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया गया है। यानी इसमें जो है अवलोकन में दोस्तों कानों और वाणी की मतलब
प्रयोग नहीं दिया गया बल्कि आंखों का प्रयोग। ठीक है, फिर देखिए अगला हो गया दूसरा परिभाषा, वो है पीवी यंग के अनुसार दोस्तों, तो अवलोकन सभ्यता विकसित घटनाओं का उसके घटने के समय ही आंखों द्वारा व्यवस्थित और जानबूझकर किया जाने वाला अध्ययन है। चलिए ये हो गया हमारा परिभाषा और अर्थ। चलिए अवलोकन के विभिन्न प्रकार देखेंगे, जितने भी प्रकार हैं दोस्तों। तो देखिए लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर अवलोकन को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग में? तो देखिए पहला भाग हो गया अनियंत्रित अवलोकन दोस्तों, यानी अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इस विधि में ना तो सामाजिक घटनाओं पर कोई बाहरी दबाव रहता है और ना ही नियंत्रण रहता है, और ना ही अवलोकन करने वाला शोधकर्ता पर, ठीक है, यानी किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं रहता है, ना ही बाहरी दबाव, ना ही अंदर का दबाव, ना ही अवलोकन करने वाले रिसर्च पर कोई दबाव रहता है। तो शोधकर्ता जो है दोस्तों वो स्वतंत्र होकर यानी आजाद होकर अपने मन से वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रकार आते हैं। कौन कौन से चलिए देखेंगे। तो देखिए पहला हो गया सहभागी अवलोकन दोस्तों, सहभागी अवलोकन। तो यह विधि में शोधकर्ता उस समूह या फिर समाज का एक हिस्सा बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है। वह उनके साथ रहने लगता है, उनके त्यौहार, सुख दुख में शामिल होना, लोग उसे अपने बीच का ही समझने लगते हैं, जिससे वे अपना स्वाभाविक व्यवहार करने लगते हैं और वहीं से जो है ये अवलोकन कर पाता है, ऑब्जर्वेशन कर पाता है। देखिए उदाहरण के लिए कि किसी आदिवासी जनजाति के रहन सहन को समझने के लिए जो रिसर्चर है यानी शोधकर्ता है, शोधकर्ता का कई महीनों तक उन्हीं के गांव में जाकर रहना, ताकि वहां के लोगों के बारे में जानकारी मिल सके, रहन सहन के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए दूसरा हो गया दोस्तों असहभागी अवलोकन। तो यह सहभागी अवलोकन का बिल्कुल उल्टा हुआ। इसमें जो रिसर्चर है वो समूह या फिर हिस्सा नहीं बनता, बल्कि एक अनजान दर्शक या फिर दूर बैठे व्यक्ति की तरह दूर से ही लोगों के व्यवहार को देखता है, यानी इसमें जाके वहां जो है वो हिस्सा नहीं बनता। ठीक है, इसमें शोधकर्ता जो है दोस्तों यानी रिसर्चर की उपस्थिति से लोगों के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं होता है। उदाहरण देखिए कि किसी क्लासरूम में बच्चे आपस में कैसे खेलते हैं, उसे खिड़की से छुपकर देखना। तो ये उदाहरण है। चलिए अगला हमारा हो गया वो है कि अर्थ सहभागी अवलोकन दोस्तों। तो यह जो है हमारा दोस्तों वो सहभागी और असहभागी दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे सहभागी यानी अर्ध सहभागी अवलोकन कहा जाता है। इसमें शोधकर्ता जो होता है दोस्तों वो कुछ सामान्य गतिविधि यानी नॉर्मल गतिविधियों में तो समूह के साथ शामिल होता है, लेकिन कुछ संवेदनशील या फिर विशेष मामलों में वह एक दूसरे का दर्शक बना रहता है। व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग बहुत ही अधिक होता है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है दोस्तों। चलिए अगला हमारा है कि सामूहिक अवलोकन दोस्तों। तो ये सामूहिक अवलोकन है कि जब किसी बहुत बड़ी घटना का अध्ययन करना होता है तो अकेला शोधकर्ता जो है यानी अकेला रिसर्चर सब कुछ नहीं देख सकता। इस विधि में जो शोधकर्ताओं को की एक पूरी टीम होती है दोस्तों, एक समूह के जैसा होता है, जो अलग अलग जगहों पर तैनात होकर एक ही समय में घटना का अवलोकन करती है, उसके बारे में देखती है कि आखिर क्या हो रहा है, उसके रहन सहन का तरीका क्या है, इस तरीका से। ठीक है, तो ये हमारा अनियमित अवलोकन का टोटल 4 भाग था, यानी 4 आप प्रकार समझ सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला है दूसरा, वो है दोस्तों नियंत्रित अवलोकन, जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो जब अनुसंधान को अधिक वैज्ञानिक और त्रुटिहीन बनाना होता है यानी बिना गलती वाला बनाना होता है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकन की प्रक्रिया को नियमों में बांध दिया जाता है। यह 2 तरह का होता है। चलिए कौन कौन तरह का। पहला हो गया अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण दोस्तों। तो इसमें जो शोधकर्ता है खुद पर कंट्रोल रखता है ताकि उसकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद परिणाम को परिभावित ना करे। इसके लिए वह कैमरा, टेप रिकॉर्डर, नक्शे और डायरी जैसी चीज़ों का सहारा लेता है। फिर दूसरा हमारा दोस्तों वो है कि घटना पर कंट्रोल। इसमें जो शोधकर्ता है दोस्तों वो घटना या फिर परिस्थिति को अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि किसी कमरे प्रयोगशाला में प्रयोग करना,
यानी किसी बंद प्रयोगशाला में प्रयोग करना। समाजशास्त्र में इसका उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि इंसानी व्यवहार को प्रयोगशाला में कैद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दो प्रकार हो गया हमारा नियंत्रित अवलोकन का दोस्तों। चलिए अवलोकन विधि के गुण के बारे में देख लेते हैं। तो इसका गुण है पहला कि विश्वसनीयता और शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि जो रिसर्चर है दोस्तों वो खुद अपनी आंखों से घटना को देखता है, इसलिए इसमें झूठे या फिर मिलावट की संभावना बहुत ही कम होती है। इसमें जो होता है सच होता है। दूसरा हो गया सत्यापन संभव। तो इस विधि से प्राप्त आंकड़े वगैरह की दोबारा जांच की जाती है कि वे सही है या नहीं है, यानी जो डेटा हमें मिला है, जो है रिजल्ट मिला वो सही है या नहीं है, वो भी अंत में देखा जाता है। इसका सरल विधि क्या है दोस्तों? तो अन्य जटिल सांख्यिकीय विधियों की तुलना में घटनाओं को देखकर समझना काफी ही सरल होता है, यानी बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि अवलोकन विधि समाज और इंसानी व्यवहार को खुद अपनी आंखों से देखकर समझने का सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है। यह सुनी सुनाई बातों के बजाय वास्तविक सच को सामने लाने का काम करती है दोस्तों। यदि शोधकर्ता बिना किसी भेदभाव या फिर पक्षपात के पूरे निष्पक्षता से घटनाओं को नोट करे या फिर लिखे, तो इस विधि से प्राप्त परिणाम जो है वो पूरी तरीका से शुद्ध और वैज्ञानिक होता है दोस्तों। यानी इस विधि से जो रिजल्ट मिलता है वो पूरी तरीका से शुद्ध होता है, वैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा दोस्तों कि प्रश्नावली क्या है, इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। चलिए आंसर समझेंगे। आंसर लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान में जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, यानी जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो हर एक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से जाना असंभव हो जाता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए प्रश्नावली विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें जो रिसर्चर है वो अपनी समस्या से संबंधित प्रश्नों को एक लिखित सूची तैयार करता है और उसे क्या करता है, डाकघर या फिर इंटरनेट के माध्यम से दूर बैठे उत्तरदाताओं के पास भेज देता है। यानी क्या किया जाता है दोस्तों कि जब बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, बहुत बड़ा हो गया ये अध्ययन का क्षेत्र, तब हर आदमी के पास जाके पर्सनल तरीके से जानकारी इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करना असंभव हो जाता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारा प्रश्नावली विधि है उसका उपयोग किया जाता है। उसके माध्यम से जो भी आपका प्रश्न है, ठीक है, वो सभी चीज़ों को लिख लिया जाता है और जो आपका डाक है वहाँ के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो आपका दूर बैठा उत्तरदाता है दोस्तों उसके पास भेज दिया जाता है। चलिए आगे है कि उत्तरदाता स्वयं उस प्रश्न को पढ़कर उसके उत्तर भरते हैं और वापस शोधकर्ता को भेज देते हैं, यानी वापस रिसर्चर को भेज देते हैं। यह काम समय और कम खर्च में बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने का एक बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक माध्यम है दोस्तों। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में देखेंगे, जो कि है प्रश्नावली का अर्थ एवं परिणाम दोस्तों। तो देखिए सरल अर्थ इसका ये है कि प्रश्नावली का सीधा अर्थ होता है दोस्तों कि प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसे किसी विषय या फिर समस्या पर जानकारी जुटाने के लिए कागज या फिर डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि इसे उत्तरदाता खुद अपनी कलम या फिर बुद्धि से भरने का काम करता है। यानी जो प्रश्नावली जो जाती है डाकघर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उसमें जो उत्तरदाता है वो खुद अपनी बुद्धि से भरता है, कलम के माध्यम से। ठीक है, इसमें शोधकर्ता जो होता है दोस्तों यानी रिसर्चर को सामने मौजूद होना जरूरी नहीं है। यह विधि केवल पढ़े लिखे लोगों के अध्ययन के लिए उपयोगी होती है, यानी ये विधि जो है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही उपयोगी मानी जाती है। चलिए प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे। तो पहला हो गया हमारा गुड एवं हार्ट के अनुसार दोस्तों, तो ये दिया गया है कि सामान्यतः प्रश्नावली एक तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक फॉर्म का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता खुद भरने का काम करता है दोस्तों, वो हमारा प्रश्नावली कहलाती है। चलिए दूसरा परिभाषा दिया गया श्रीमती पीवी यंग के अनुसार दोस्तों, तो प्रश्नावली को विभिन्न उत्तरदाताओं को भेजे गए प्रश्नों की एक ऐसी सूची के रूप में समझा जा सकता है जो सूचना प्राप्त करने का एक आधुनिक तरीका है दोस्तों।
चलिए देखेंगे बोगार्डन के अनुसार तो प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए भेजी गई प्रश्नों की एक सूची होती है। तो ये 3 तरह का परिभाषा दिया गया अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा। चलिए इसकी विशेषताओं को देखेंगे कि प्रश्नावली की मुख्य विशेषता दोस्तों, तो एक अच्छी प्रश्नावली में निम्नलिखित विशेषताओं का होना जरूरी है। क्या क्या? एक पहला हो गया कि लिखित स्वरूप होना चाहिए या हमेशा लिखित या फिर छपे हुए स्वरूप में होनी चाहिए। दूसरा हो गया कि केवल शिक्षित लोगों के लिए है, इसे केवल वही लोग भर सकते हैं जो पढ़ना और लिखना जानता है दोस्तों। चलिए अगला है कि खुद भरना, उत्तरदाता इसे खुद भरता है और स्वयं ही उत्तर भरता है, यानी इसे खुद पढ़ता भी है, खुद उत्तर भरता भी है, आंसर भरता भी है। चलिए अगला विशेषता वो है दोस्तों कि सरल और स्पष्ट भाषा, स्पष्ट प्रश्न, ठीक है। तो इसके प्रश्न छोटे, सीधे और आसानी से समझ आने वाले होते हैं। अगला विशेषता हो गया वो है दोस्तों कि डाक या इंटरनेट का प्रयोग, तो इसे उत्तरदाताओं तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से डाक, ईमेल या फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। तो ये सभी जो है प्रश्नावली की प्रमुख विशेषता थी। चलिए इसके गुण या फिर लाभ के बारे में देखेंगे दोस्तों। देखिए कई बार जो है गुण की जगह पर आपको लाभ पूछ लेगा, दोष की जगह पर आपको कमियां पूछ लेगी, जो भी पूछा जाए आपको लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला हो गया हमारा दोस्तों कि विशाल क्षेत्र का अध्ययन। तो इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है दोस्तों कि इसके द्वारा देश या फिर विदेश के किसी भी कोने में रहने वाले हजारों लोगों से बहुत ही आसानी से जानकारी जुटाई जा सकती है, ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से। चलिए दूसरा हो गया कि धन, समय और श्रम की भारी बचत, यानी मेहनत की भारी बचत। इसमें जो शोधकर्ता है दोस्तों यानी रिसर्चर को खुद यात्रा नहीं करनी पड़ती और ना ही बड़े बड़े फील्ड वर्कर की जरूरत होती है। प्रश्नों की सूची को एक साथ इंटरनेट या फिर डाक से भेजा जा सकता है, जिससे पैसा और समय दोनों बचते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला हो गया हमारा वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष उत्तर। चूंकि उत्तर देते समय जो शोधकर्ता है यानी रिसर्चर सामने मौजूद नहीं होता, इसलिए जो उत्तरदाता है दोस्तों वो बिना किसी डर, शर्म या फिर दबाव के पूरी स्वतंत्रता के साथ यानी आज़ादी और ईमानदारी के साथ अपना असली विचार लिख पाता है, अपना असली आंसर लिख पाता है दोस्तों। अगला देखेंगे वो है उत्तरदाता की सुविधा। तो उत्तरदाता इस फॉर्म को अपनी सुविधा के अनुसार अपने खाली समय में आराम से सोच समझकर भर सकता है। इसे इंटरव्यू की तरह तुरंत जवाब देने का कोई तनाव नहीं रहता, जब भी हो वो आप सोच समझ के अच्छे से जो है उसे भर देगा, ठीक है। आंकड़ों का वर्गीकरण आसान। तो प्रश्नावली में प्रश्न बहुत निश्चित और क्रमबद्ध होते हैं, यानी पॉइंट वाइज होते हैं, इसलिए प्राप्त उत्तरों का टेबल जो है वो सारणी बनाना होता है, टेबल बनाना होता है। उसका वर्गीकरण करना और उसका सांख्यिकीय विश्लेषण करना बहुत ही सरल हो जाता है। अगला देखिए, अगला हमारा कि पुनरावृत्ति संभव। तो यदि शोधकर्ता को लगता है कि कुछ आंकड़े छूट गए हो तो वो दोबारा वही प्रश्नावली भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी दोबारा वो जो है डाक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दोबारा भेज के जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये सभी गुण है हमारा प्रश्नावली के। चलिए आगे दोष के बारे में देखते हैं या फिर इसके सीमाएं यानी लिमिटेशंस के बारे में। तो देखिए ये लिखा है कि केवल शिक्षित लोगों के लिए ये उपयोगी होता है। तो इसका सबसे बड़ा दोष यह है दोस्तों कि इसका उपयोग केवल पढ़े लिखे लोगों पर ही किया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत अधिक है, वहां यह विधि बेकार साबित हो जाती है। फिर दूसरा दोष क्या हो गया, दूसरा कमी है ये हो गया कि उत्तर न मिलने या फिर देरी की संभावना। कई बार जो उत्तरदाता है वो आलस्य के कारण, समय ना होने के कारण या फिर रुचि ना होने के कारण प्रश्नावली को भरकर वापस नहीं भेजते हैं। इससे शोध का काम यानी रिसर्च का काम बीच में ही लटक जाता है। तो ये भी कमियां रह गई। अगला कमियां है वो क्या है दोस्तों, तो अस्पष्ट और अधूरे उत्तर। यदि किसी प्रश्न की भाषा कठिन है तो उत्तरदाता या तो गलत उत्तर भर देता है या तो उस कॉलम को खाली छोड़ देता है। तो शोधकर्ता के सामने ना होने से उत्तरदाता अपनी शंका दूर नहीं कर पाता, कंफ्यूजन रह जाता है, इसके कारण वो जगह को ही खाली छोड़ देता है, उस जगह पर लिखता ही नहीं है, ठीक है।
अगली दोस्त देखेंगे, अगली कमियां, वो है झूठे आंकड़ों मिलने का डर। तो कई बार लोग अपनी असली राय छुपा लेते हैं और समाज में खुद को अच्छा दिखाने या झूठे या बनावटी उत्तर लिख देते हैं। उसकी जांच करना शोधकर्ता के लिए नामुमकिन हो जाता है। यानी ये जो है झूठे आंकड़े मिलने का भी डर लगा रहता है। ये सभी कमियां हैं दोस्तों। चलिए अगला कमी है वो है कि गहन अध्ययन असंभव। तो प्रश्नावली में केवल सीधे और निश्चित प्रश्नों के उत्तर ही मिल सकते हैं। इंसानी भावनाओं, चेहरे के हाव भाव, सुख दुख और किसी समस्या के गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन इसके द्वारा संभव नहीं है। अगला कमी है वो है प्रतिनिधित्व का अभाव दोस्तों। तो चूंकि यह केवल पढ़े लिखे लोगों तक सीमित होती है, यानी वहीं तक लिमिट रहता है इसका, इसलिए इसके द्वारा जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है वो पूरे समाज को का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है, यानी पूरे समाज का सही प्रतिनिधित्व कर नहीं पाता है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष थोड़ा सा हमारा लिखा है दोस्तों कि प्रश्नावली विधि कम लागत और कम समय में दूर बैठे हजारों लोगों से जानकारी जुटाने का सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों। यह विधि बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सामाजिक सर्वेक्षण यानी सामाजिक सर्वे वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। यदि इसके प्रश्न की भाषा सरल और स्पष्ट हो तो उत्तरदाता बिना किसी दबाव के बिल्कुल सही उत्तर देता है, जिससे अनुसंधान यानी रिसर्च वगैरह का जो परिणाम है वो भी पूरी तरीका से शुद्ध और भरोसेमंद आता है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि साक्षरता क्या है। तो साक्षात्कार क्या होता है, यानी इंटरव्यू क्या है, ठीक है। साक्षात्कार, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खास उद्देश्य से आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं तो उसे साक्षात्कार कहते हैं, यानी इंटरव्यू कहते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में इसका उपयोग जो है दोस्तों वो उत्तरदाताओं के पास खुद जाकर उसके विचारों और भावनाओं को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सामाजिक अनुसंधान में। यह आमने सामने की बातचीत पर आधारित है दोस्तों। ये एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके जरिए व्यक्ति के मन में छिपे सच और उसकी समस्याओं को गहराई से समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा साक्षात्कार है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में देखते हैं, इसका अर्थ और परिभाषा। तो जो हमारा साक्षात्कार है दोस्तों वो अंग्रेजी शब्द यानी इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण होता है, जिसमें इंटर का अर्थ हो गया भीतर या फिर आंतरिक और व्यू का अर्थ हो गया यानी देखना, यानी भीतर देखना। इस प्रकार साक्षात्कार का सीधा अर्थ हो गया दोस्तों कि किसी व्यक्ति के आंतरिक जीवन या फिर विचारों को अंदर झांक कर देखना, या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण आमने सामने की बातचीत होती है। चलिए इसके प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे। तो वो क्या है हमारा, तो देखिए पहला दिया गया श्रीमती पीवी यंग के अनुसार। तो इन्होंने कहा था जो हमारा साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है वो एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है दोस्तों जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश करता है, उसके अंदर की चीजों को देखता है, आंतरिक चीजों में प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतः काल्पनिक या फिर अज्ञात होता है। फिर दूसरा परिभाषा हो गया वो है गुड और हार्ट के अनुसार दोस्तों। तो मूल रूप से जो साक्षात्कार है वो सामाजिक अंतक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन की एक प्रक्रिया होती है। अगला परिभाषा देखेंगे। अगला परिभाषा हमारा कि M.N. बसु के अनुसार तो एक साक्षात्कार यानी एक इंटरव्यूअर को कुछ विषयों पर कुछ व्यक्तियों के बीच आमने सामने से के मिलने के रूप को परिभाषित किया जा सकता है। तो ये सभी जो है हमारा परिभाषा है साक्षात्कार का, इंटरव्यू का। चलिए इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे दोस्तों। तो देखिए लिखा है कि साक्षात्कार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सा, तो देखिए पहला है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी इसमें ये कंडीशन होती है, ये इसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए लिखा है साक्षात्कार के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। इसमें एक व्यक्ति सवाल पूछने वाला होना चाहिए साक्षात्कारता और दूसरा व्यक्ति जो है जवाब देने वाला यानी उत्तरदाता होना चाहिए। कम से कम दो व्यक्ति की जरूरत होनी चाहिए। फिर है आमने सामने के संबंध। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि इसमें दोनों पक्ष जो है वो दोनों पक्षों के बीच जो है
डायरेक्ट तरीके से या फिर प्रत्यक्ष तरीके या फिर आमने सामने का संबंध होता है, वे एक दूसरे को देखकर और सुनकर कहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को देखकर सुनकर कहते हैं, जवाब देते हैं। अगला है हमारा दोस्तों, अगला विशेषता है वो है कि विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल उद्देश्य। तो साक्षात्कार कभी भी बिना किसी कारण के या फिर गपशप के लिए नहीं होता, इसका हमेशा एक निश्चित उद्देश्य या फिर सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ एक विषय होता है। अगला है वो है हमारा सामाजिक अंतःक्रिया। तो यह केवल प्रश्नों और उत्तरों का आदान प्रदान नहीं बल्कि दो इंसानों के बीच एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बातचीत है। इसमें दोनों एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से उन्हें मतलब असर पड़ता है, प्रभावित होते हैं वो। चेहरे के हाव भाव का अध्ययन दोस्तों, इसमें जो रिसर्चर है, शोध करता है, वो उत्तरदाता के केवल शब्दों को ही नहीं सुनता बल्कि जवाब देते समय उसके चेहरे की भाव, आंखों की हलचल और बात करने के तरीके को भी नोट करने का काम करता है कि आखिर बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, आंख मिटाने का तरीका, ठीक है। लचीलापन देखेंगे तो साक्षात्कार जो है दोस्तों, साक्षात्कार में परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने की छूट होती है। यदि उत्तरदाता को कोई प्रश्न समझ नहीं आता तो शोधकर्ता उसे सरल शब्दों में समझा सकता है या फिर नए प्रश्न भी जोड़ सकता है, नया प्रश्न भी दे सकता है, वो प्रश्न को छोड़ दिया जा सकता है। चलिए अगला है कि आंतरिक और गुप्त तथ्यों की खोज दोस्तों। तो आमने सामने बैठकर बातचीत करने से दोनों के बीच एक भरोसा कायम हो जाता है। इस भरोसे के कारण उत्तरदाता अपने जीवन के गुप्त या फिर यानी पर्सनल व्यक्तिगत बातें भी आसानी से बता देता है। चलिए अगला हमारा देखेंगे, नेक्स्ट है वो है सभी प्रकार के यानी सभी वर्गों के लिए ये उपयोगी होता है हमारा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, साक्षात्कार, ठीक है, सॉरी। तो बोल रहा है कि प्रश्नावली विधि केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, लेकिन हमारा जो साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू विधि है वो इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि इसका उपयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों तरह के लोग पर इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रकार के बारे में दोस्तों। तो देखिए लिखा कि साक्षात्कार के प्रमुख प्रकार। तो अध्ययन के उद्देश्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर साक्षात्कार को कई भागों में बांटा गया। पहला भाग हो गया व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इसमें शोधकर्ता जो है वो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है और यह किसी व्यक्ति के निजी जीवन को जानने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो वही हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार हो गया यानी पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों। फिर दूसरा हो गया हमारा सामूहिक साक्षात्कार। तो इसमें एक ही समय पे कई लोगों को एक साथ बैठाकर उनसे बातचीत की जाती है या किसी बड़े समूह की आम राय वगैरह के लिए जानने के लिए उपयोगी होता है, यानी किसी बड़े से ग्रुप के लिए उनकी क्या राय है उन सभी चीज़ों को जानने के लिए ये उपयोगी होता है दोस्तों। तीसरा प्रकार हो गया वो है हमारा दोस्तों औपचारिक साक्षात्कार। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची पहले से ही तय होती है। शोधकर्ता उसमें मौके पर अपनी मर्जी से कोई नया प्रश्न वगैरह नहीं जोड़ सकता, यानी जो जो पढ़ना है, जो जो पूछना है वो पहले से ही तय होती है, ठीक है, सूची बनी होती है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे वो है हमारा कि असंचरित या संचित या फिर अनौपचारिक साक्षात्कार। तो इसमें पहले से कोई प्रश्न तय नहीं होता। शोधकर्ता उत्तरदाता के साथ एक दोस्त की तरह बातचीत शुरू करता है और माहौल के हिसाब से सवाल पूछता है, यानी इसमें से पहले से डिपेंड नहीं रहता कि ये पढ़ना है, ये बोलना है, ठीक है। चलिए अगला प्रकार है हमारा केंद्रित साक्षात्कार दोस्तों। तो यह किसी विशेष घटना या फिल्म को देखने के बाद लोगों पर पड़ने वाला प्रभाव को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी प्रमुख प्रकार हो गया हमारा साक्षात्कार का यानी इंटरव्यू का। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है कि साक्षात्कार विधि जो है दोस्तों वो आमने सामने की बातचीत के जरिए इंसानी व्यवहार, मन के सच को समझने का सबसे सटीक तरीका। भले ही इसमें समय और धन अधिक लगता है, लेकिन यदि शोधकर्ता यानी यदि रिसर्चर निष्पक्ष होकर इंटरव्यू ले तो इसके द्वारा प्राप्त परिणाम वगैरह जो है सबसे ज़्यादा शुद्ध और भरोसेमंद साबित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों कि तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको हर हाल में इसे कर लेना है। आंसर है देखिए लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान में
किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यानी किसी भी रिजल्ट पर लास्ट पहुंचने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है, यानी आंकड़ों की जरूरी होती। जब कोई शोधकर्ता रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए पहली बार सीधे फील्ड में जाकर खुद नए सिरे से जानकारी इकट्ठा करता है तो उसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं। यानी वो डायरेक्ट जाकर जो है स्रोत लाता है, यानी फील्ड में उतरकर स्रोत वगैरह की खोज में जानकारी इकट्ठा करता है तो उसे ही हम लोग प्राथमिक स्रोत कहते हैं दोस्तों। वही हमारा अगर पूछा जाएगा कि प्राथमिक की जगह दूसरा एक होता है द्वितीयक या फिर दूसरा स्रोत, तो उस जगह पर आपको क्या जवाब देना है। तो वैसा स्रोत जो हमें किताब से या फिर पहले से कहीं दिया रहता है तो वो हमारा द्वितीयक स्रोत कहलाता है। ये आंकड़े पूरी तरीका से नए और मौलिक होते हैं दोस्तों, जिसे अवलोकन, साक्षात्कार या फिर अनुसूची जैसी वैज्ञानिक विधियों द्वारा उत्तरदाताओं से सीधे प्राप्त किया जाता है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में समझेंगे, इसका अर्थ और परिभाषा। तो इसका सरल अर्थ क्या हो गया, प्राथमिक स्रोतों से तात्पर्य उन माध्यमों से है दोस्तों जिसके द्वारा शोधकर्ता यानी रिसर्चर खुद या फिर अपने सहायकों की मदद से सीधे फील्ड में जाकर पहली बार आंकड़े इकट्ठा करता है। इन आंकड़ों की शुद्धता और न्यूनता बहुत ही अधिक होती है, यानी ये जो है शुद्ध होता है और बहुत ही नया होता है। चलिए इसके प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे। तो देखिए पहला परिभाषा जो है वो दिया गया है पीवी यंग के अनुसार दोस्तों। तो ये परिभाषा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं या वे तथ्य होते हैं दोस्तों उन व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किया जाता है जिन्हें घटना को खुद देखा हो या फिर उसमें भाग लिया हो, तो उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ये सभी तथ्य वगैरह एकत्रित किया जाता है, वही हमारा प्राथमिक स्रोत कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गया। चलिए अब इसके प्रमुख स्रोत के बारे में देखेंगे, यानी प्राथमिक तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत। तो देखिए लिखा है दोस्तों, जो हमारा शोधकर्ता है वो प्राथमिक तथ्य इकट्ठा करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। कौन कौन सा, तो अवलोकन विधि का प्रयोग करता है। सबसे पहला हो गया अवलोकन विधि। तो इस विधि में शोधकर्ता किसी से सवाल जवाब नहीं करता बल्कि खुद घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से परिस्थितियों को देखता है और उन्हें नोट करने का काम करता है, यानी इसमें पूछताछ नहीं की जाती है। और इसके भी दो भाग हो गया, पहला हो गया सहभागी अवलोकन, यानी शोधकर्ता उस समूह का हिस्सा बनकर उसके बीच रहने लगता है और उसके व्यवहार को नोट करता है। और दूसरा हो गया असहभागी अवलोकन दोस्तों, जिसके बारे में हमने ऊपर भी डिटेल में पढ़ा था। तो शोधकर्ता दूर बैठकर एक अनजान दर्शक की तरह लोगों की गतिविधियों को देखता है और वहीं से जो है उनके बारे में अंदाजा लगा के लिखता है। ठीक है। दूसरा हमारा साक्षात्कार विधि दोस्तों। तो यह प्राथमिक तथ्य जुटाने का सबसे पुराना और लोकप्रिय जरिया है। इसमें जो रिसर्चर है और उत्तरदाता एक जगह आमने सामने बैठते हैं और उनके बीच किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बातचीत होती है, यानी किसी विशेष उद्देश्य या फिर टॉपिक को लेकर बातचीत होती है। इसके द्वारा व्यक्ति के मन में छिपे आंतरिक विचारों और भावनाओं को आसानी से जाना जा सकता है। चलिए तीसरा विधि क्या है, वो है हमारा अनुसूची विधि दोस्तों। तो इसमें जो रिसर्चर है शोधकर्ता है वो अपनी समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है, यानी फॉर्म तैयार करता है। शोधकर्ता खुद उत्तरदाता के पास जाता है, उनसे प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता जो भी जवाब देता है उसे शोधकर्ता खुद अपनी कलम से उस फॉर्म को भरने का काम करता है। इस विधि और यानी यह विधि जो है दोस्तों वो अनपढ़ लोगों से डेटा इकट्ठा करने का सबसे उपयोगी माना जाता है। अगला विधि हो गया हमारा वो है प्रश्नावली विधि दोस्तों। तो जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तब प्रश्नों की एक लिखित सूची तैयार की जाती है। इसे डाक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षित उत्तरदाताओं के पास भेज दिया जाता है, यानी शिक्षित उत्तरदाता वगैरह के पास भेज दिया जाता है। उत्तरदाता इसे खुद पढ़कर वापस शोधकर्ता को भेज देता है, यानी इसे खुद भरकर पढ़कर उसके बाद जो है भर लेने के बाद शोधकर्ता के पास वापस भेज दिया जाता है। अगला विधि हमारा वो है डाक द्वारा प्रेषित विधि या फिर अनुसूचित या फिर पत्र समझ सकते हैं इसे। तो यह भी प्रश्नावली की तरह ही काम करता है दोस्तों, जहां शोधकर्ता सीधे उत्तरदाताओं से लिखित रूप में संपर्क स्थापित करके पहली बार आंकड़े अपने पास मंगवाने का काम करता है।
चलिए अब हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक स्रोतों के गुण है दोस्तों। तो प्राथमिक स्रोतों के क्या गुण है, तो देखिए पहला हो गया मौलिकता और न्यूनता। ये आंकड़े पूरी तरीका से नए और मौलिक होते हैं, जिससे इनमें पुरानी होने की कमी नहीं होती, पुराना होने का कोई कमी नहीं होता। फिर है कि अधिक विश्वसनीयता, चूंकि शोधकर्ता खुद अपनी आंखों से देख रहा है तो इन देखकर डाटा वगैरह इकट्ठा कर रहा है, इसलिए ये अधिक भरोसेमंद और शुद्ध होते हैं। तीसरा इसका जो है गुण है दोस्तों वो है कि लचीलापन, यानी फील्ड वर्क के दौरान शोधकर्ता जो होता है, रिसर्चर जो होता है, परिस्थितियों के अनुसार अपनी पूछताछ के तरीके में बदलाव कर सकता है। फिर है गहन अध्ययन संभव दोस्तों, तो साक्षात्कार या फिर अवलोकन के जरिए किसी भी समस्या की गहराई तक जाया जा सकता है। तो ये सभी जो है हमारा प्राथमिक स्रोत के गुण था दोस्तों। कुछ दोष भी है, कुछ कमियां भी है, वो देख लेते हैं। तो देखिए अधिक खर्चीली विधि होती है, तो फील्ड में खुद जाकर आंकड़े जुटाना, समय, पैसा और इंसानी मेहनत बहुत अधिक इसमें खर्च होता है। दूसरा कमी हो गया वो है, दूसरा दोष हो गया वो है पक्षपात की संभावना। यदि शोधकर्ता निष्पक्ष नहीं है तो उससे व्यक्तिगत विचार आंकड़े को भी प्रभावित कर सकता है, यानी आंकड़े वगैरह को भी प्रभावित कर सकता है। तीसरा दोष है वो है दोस्तों कि सीमित क्षेत्र का अध्ययन। एक अकेला व्यक्ति बहुत बड़े या फिर पूरे देश के स्तर पर जाकर खुद हर व्यक्ति से प्राथमिक आंकड़े वगैरह नहीं जुटा सकता, डाटा वगैरह नहीं जुटा सकता, इसलिए इसकी जो अध्ययन की सीमा है वो सीमित होती है, लिमिट होता है इसका। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है दोस्तों, निष्कर्ष लिखा है कि तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक और वास्तविक आधार प्रदान करते हैं। आंखों देखी और खुद जाकर जुटाई गई जानकारी का कोई विकल्प नहीं होता। यद्यपि इस विधि में समय और धन अधिक लगता है दोस्तों, फिर भी शुद्ध और प्रामाणिक रिसर्च के लिए प्राथमिक स्रोत पर निर्भर रहना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा दोस्तों, कि अनुसूची जिसको शेड्यूल बोलते हैं उसकी परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है हमें। आंसर है देखिए लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान में जब किसी समस्या से जुड़े आंकड़े जुटाने होते हैं तो उत्तरदाता सीधे संपर्क करना सबसे अच्छा मानता है। अनुसूची विधि एक ऐसा माध्यम है जिसमें शोधकर्ता अपनी रिसर्च से जुड़े प्रश्नों के लिए एक पॉइंट वाइज सूची तैयार करता है और इस सूची को लेकर वह खुद उत्तरदाता के सामने बैठता है, आमने सामने बातचीत करता है और उनके द्वारा बताए गए जवाबों को खुद फॉर्म में नोट करने का काम करता है दोस्तों। और यह विधि जो है पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों प्रकार के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा अनुसूची के बारे में और भी डिटेल इसकी परिभाषा और अर्थ भी देख लेते हैं। तो देखिए सरल अर्थ इसका ये हो गया कि अनुसूची जो है दोस्तों वो प्रश्नों का एक सेट या भी फॉर्म होता है जिसका उपयोग फील्ड वर्क के दौरान उत्तरदाताओं से सीधे मिलकर जानकारी भरने के लिए किया जाता है। इसमें प्रश्नावली की तरह फॉर्म को डाक से नहीं भेजा जाता, बल्कि शोधकर्ता यानी रिसर्चर जो है वो खुद उत्तरदाता के पास लेकर जाता है और वहां से उनके डिटेल वगैरह लेके खुद फॉर्म भर के फिर लेके आता है। ठीक है, चलिए कुछ परिभाषा दिया गया। पहला हो गया गुड एवं हार्ट के अनुसार, तो अनुसूची प्रायः उन प्रश्नों के सेट यानी एक सेट के लिए उपयोग किया जाने वाला नाम है दोस्तों, जो एक साक्षात्कारता यानी इंटरव्यूअर द्वारा दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। तो ये इनका कहना था। अगला हो गया हमारा परिभाषा, वो है श्रीमती पीवी यंग के अनुसार, तो अनुसूची एक ऐसी योजनाबद्ध सूची है जिसमें केवल प्रश्नों के मुख्य बिंदु लिखे होते हैं और यह जांच की प्रगति को सही दिशा में बनाए रखने के लिए गाइडेंस देने का काम करती है, मार्गदर्शन देने का काम करती है। तीसरा परिभाषा वो है थॉम्स और कूपर के अनुसार, तो अनुसूची उन तथ्यों की एक सूची है दोस्तों जिसे प्राप्त करने के लिए किसी सामाजिक समस्या या फिर घटना का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी प्रमुख परिभाषाएं दी गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। अनुसूची के विभिन्न प्रकार देखेंगे तो देखिए लिखा है कि अनुसंधान के उद्देश्यों, प्रकृति और अध्ययन के तौर तरीके के आधार पर सामाजिक अनुसंधान में अनुसूची को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है वो देखेंगे। तो पहला हो गया अवलोकन अनुसूची दोस्तों, तो इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग
शोधकर्ता यानी रिसर्चर किसी से सवाल पूछने के लिए नहीं करता। तो किस लिए करता है? तो इसमें उन विषयों या फिर बातों की सूची होती है जिसे शोधकर्ता को फील्ड में जाकर खुद अपनी आंखों से देखना होता है, यानी अवलोकन करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, यानी इसमें किसी से पूछा नहीं जाता है। इसके उपयोग से शोधकर्ता का ध्यान मुख्य मुद्दे पर बना रहता है और वह फालतू की चीजें देखने से बच जाता है। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा है मूल्यांकन अनुसूची दोस्तों। तो इस अनुसूची का उपयोग किसी सामाजिक घटना, समस्या या फिर सरकारी योजना के बारे में लोगों की राय देना, पसंद नापसंद और उसके नजरिए का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप नई शिक्षा नीति से संतुष्ट हैं? ये एग्जाम्पल हो गया। इस तरह के प्रश्नों के जरिए समाज का मूल्यांकन किया जाता है, उनसे जानकारी इकट्ठा की जाती है, डेटा इकट्ठा की जाती है। चलिए तीसरा है प्रलेख अनुसूची दोस्तों। तो इस अनुसूची का उपयोग जीवित इंसानों से नहीं, यानी जीवित इंसानों से जानकारी लेने के लिए नहीं होता, बल्कि शोधकर्ता पुरानी डायरियां, सरकारी दस्तावेज, इतिहास की किताब या फिर रिकॉर्ड वगैरह के आंकड़े का उपयोग करते हैं। यानी इसमें किसी इंसानों से नहीं पूछा जाता, बल्कि किताबों का, आंकड़ों का, पुराने डायरियों वगैरह का, रिकॉर्ड वगैरह का, दस्तावेज वगैरह का, इन सभी का उपयोग करके जानकारी जुटाई जाती है, इकट्ठा की जाती है। तो उन दस्तावेजों को व्यवस्थित तरीके से नोट करने के लिए इस अनुसूची का सहारा लिया जाता है। अगला अनुसूची हमारा चौथा दोस्तों, वो है संस्थागत अनुसूची। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अनुसूची का उपयोग किसी विशेष सामाजिक संस्था या फिर संगठन, जैसे कि स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अनाथालय के लिए, जेल वगैरह के लिए या फिर अस्पताल के लिए कामकाज और उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसमें संस्था की स्थापना, कुल सदस्य और उसके नियम वगैरह से जुड़े प्रश्न वगैरह होते हैं। तो ये हमारा संस्थागत अनुसूची हो गया। चलिए अगला हमारा पांचवा वो है साक्षात्कार अनुसूची दोस्तों। तो यह अनुसूची का सबसे लोकप्रिय और आम प्रकार होता है, यानी नॉर्मल प्रकार होता है। इसमें प्रश्नों की तरह पूरी सूची होती है जिसे लेकर शोधकर्ता उत्तरदाता के पास बैठता है। वह उत्तरदाता के सामने बैठकर एक एक करके प्रश्न पूछता है और जो उत्तरदाता जो उसे जवाब देता है उसे शोधकर्ता खुद अपनी कलम से अनुसूची में भरने का काम करता है। तो ये हमारा प्रमुख अनुसूची प्रकार था। इसके प्रकार था दोस्तों। चलिए कुछ गुण देख लेते हैं, यानी कुछ लाभ इसके। तो इसका लाभ हो गया पहला कि सभी वर्गों के लिए ये उपयोगी होता है, क्योंकि प्रश्नों को शोधकर्ता खुद पढ़ता है, इसलिए उत्तरदाता का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह अनपढ़ लोगों के अध्ययन के लिए भी सबसे उत्तम विधि होती है। चलिए दूसरा हो गया वो है कि शुद्ध और प्रामाणिक आंकड़े दोस्तों। तो आमने सामने बैठकर बातचीत होने के कारण गलतियां या फिर झूठे बोलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, जिससे आंकड़े बहुत ही विश्वसनीय और सच होते हैं। तीसरा फायदा ये है, तीसरा लाभ या फिर गुण ये है दोस्तों कि शंकाओं का समाधान। यदि उत्तरदाता को कोई प्रश्न समझ नहीं आता है तो शोधकर्ता तुरंत उसका मतलब सरल भाषा में समझा देता है और उसका यानी प्रश्न वगैरह को अच्छे से समझा देता है। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला गुण हो गया वो है मानवीय संपर्क दोस्तों। तो इसमें शोधकर्ता और उत्तरदाता के बीच सीधे संबंध बनते हैं, जिससे उत्तरदाता खुलकर अपनी बात वगैरह भी कह पाता है। चलिए अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि अनुसूची विधि प्रश्नों की एक ऐसी सूची है दोस्तों जिसे शोधकर्ता यानी रिसर्चर खुद उत्तरदाता से मिलकर और पूछकर भरने का काम करता है। यह विधि समाज के पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों ही वर्गों से बिल्कुल सही और वास्तविक जानकारी जुटाने का सबसे अच्छा और वैज्ञानिक तरीका होता है। इसकी मदद से सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च वगैरह पूरी तरीका से सटीक और भरोसेमंद बनता है दोस्तों। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसके विषय वस्तु एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छे से समझेंगे। आंसर है, देखिए लिखा है कि जब किसी निश्चित इलाका जैसे कि कोई गाँव हो गया, शहर वगैरह में रहने वाले लोगों वगैरह का रहन सहन, उसकी कमाई और उसकी सामाजिक समस्याओं को जानने के लिए घर घर जाके जानकारी और आंकड़े वगैरह इकट्ठा किए जाते हैं दोस्तों, तो उसे ही हम लोग जो है वो सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। यानी उनके
यानी कोई गांव में कोई शहर में जाके उनके रहन सहन, उनकी कमाई वगैरह, इन सभी को जानने के लिए उनके घर घर जाके डाटा वगैरह जो इकट्ठा किया जाता है वही हमारा सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। और आम भाषा में इसे हम लोग सर्वे कहते हैं कि सर्वे हो रहा है ना। तो यह समाज की वर्तमान स्थिति को समझने का सबसे व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीका होता है, जिसके आधार पर सरकार देश के विकास की योजनाएं बनाने का भी काम करती है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ और इसका परिभाषा दोस्तों। तो इसका सरल अर्थ हो गया कि सर्वेक्षण शब्द जो है वो सर्वे का हिंदी रूपांतरण, यानी सर्वे शब्द का हिंदी है, ठीक है। तो यह दो शब्द से मिलकर बना, पहला हो गया सुर, यानी कि ये हो गया सर यानी कि ऊपर या फिर चारों ओर, और वहीं हमारा वी यानी देखना, ठीक है। तो इसका सीधा अर्थ हो गया दोस्तों कि किसी घटना या फिर स्थिति को ऊपर और चारों ओर देखना, ऊपर से या चारों ओर से ध्यानपूर्वक देखना और समझना हमारा सर्वे कहलाता है, सर्वेक्षण कहलाता है। समाज के संदर्भ में जब लोग सीधे मिलकर उनके जीवन से जुड़े आंकड़े जुटाए जाते हैं तो इसे सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है, यानी घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए इसकी प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे, जो कि पहला देखिए मेरा है मार्क एब्रामस के अनुसार दिया गया परिभाषा दोस्तों। इनके द्वारा कहा गया था कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोगों के रहने की स्थिति और उनकी सामाजिक समस्याओं के संबंध में विश्वसनीय तथ्य वगैरह एकत्र किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं। तो ये इनके द्वारा परिभाषा दिया गया। दूसरा परिभाषा हमारा सीन पाओ यंग के अनुसार दोस्तों। तो सीन पाओ अंग के अनुसार कहा गया है कि सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः लोगों के एक समूह के रहने की दक्षता और कार्य करने की परिस्थितियों के एक व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। और अगला परिभाषा नेक्स्ट लास्ट हमारा परिभाषा जो कि हरमन एंड मोर्स के अनुसार दिया गया था। इनका कहना था कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किसी निश्चित क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं और गतिविधियों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये तीन परिभाषा दिया गया अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो ये सब आपको लिखने से जो है ना मार्क्स अच्छा मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में दोस्तों। तो इसकी विशेषता जो है वो निम्नलिखित है। पहला हो गया निश्चित भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों। तो सामाजिक सर्वेक्षण हमेशा एक तय किए गए क्षेत्र यानी कि किसी जिले का, शहर का, गांव वगैरह का ही किया जाता है, या हवा में या फिर असीमित जगह पर नहीं किया जाता, यानी एक लिमिट भौगोलिक क्षेत्र में ही किया जाता है। ये पूरे समझ लीजिए पूरा देश का नहीं कर सकता, कोई एक जिला का, कोई एक गांव का, कोई एक शहर का, इस तरीक़ा से, ठीक है। फिर इसकी विशेषता दूसरा विशेषता है दोस्तों कि वर्तमान सामाजिक जीवन का अध्ययन। तो यह किसी इतिहास या फिर पुरानी बातों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि समाज में जो आज यानी वर्तमान में जो समय चल रहा है केवल उसी का अध्ययन करता है, उसी का डाटा इकट्ठा करता है। ये भविष्य वगैरह का या फिर पुराने बातों का कोई भी अध्ययन नहीं करता है। चलिए अगला हमारा विशेषता वो है दोस्तों कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि समाज में व्याप्त बुराइयां और समस्या जैसे कि बाल विवाह हो गया, नशाखोरी, अशिक्षा वगैरह, इन सभी के कारणों को ढूंढना और उसका समाधान वगैरह निकालने का प्रयास करना। अगला विशेषता वो है हमारा दोस्तों कि प्राथमिक आंकड़ों का संकलन। तो इसमें शोधकर्ता जो है यानी जो रिसर्चर है या फिर सर्वे करने वाली टीम खुद लोगों के पास जाकर पूछती है, यानी साक्षात्कार लेती है, यानी इंटरव्यू लेती है, पूछती है प्रश्नावली या फिर अनुसूची के जरिए बिल्कुल नए और ताज़ा यानी ताज़े डाटा वगैरह इकट्ठा करने का काम करती है जो वर्तमान में है, ठीक है। अगला हमारा विशेषता इसका ये है दोस्तों कि व्यवहारिक और सुधारात्मक उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं होता, बल्कि समाज की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को उपाय सुझाना और नीतियां बनाने में मदद करना सर्वे वगैरह के जरिए। तो ये सभी विशेषताएं हैं दोस्तों। चलिए एक और विशेषता है जो लिखा है कि सहकारी या फिर टीम कार्य। चूंकि सर्वेक्षण का क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है इसलिए इसे एक अकेला व्यक्ति नहीं करता। इसमें शोधकर्ता होता है, निर्देशकों और डेटा इकट्ठे करने वाले लोगों की एक पूरे टीम साथ मिलकर काम करती है। तो ये सभी हमारा सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य विशेषता था दोस्तों। अब इसका हम लोग विषय वस्तु देख लेते हैं, यानी सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु। तो विषय वस्तु का क्या मतलब हुआ? तो विषय वस्तु का मतलब हुआ दोस्तों कि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वही हमारा विषय वस्तु हो गया। ये मुख्य रूप से इनकी विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है।
पहला हो गया हमारा जनसांख्यिकीय विशेषताएं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, लोगों की उम्र, लिंग वगैरह यानी महिला पुरुष वगैरह का अनुपात, व्यवहारिक स्थिति और परिवार के आकार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हो गया हमारा सामाजिक पर्यावरण दोस्तों। तो इसमें लोगों के रहन सहन के तौर तरीके, उनके खान पान, रीति रिवाज, शिक्षा का स्तर, धार्मिक गतिविधियां और मनोरंजन के साधनों का सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है। तीसरा हमारा हो गया आर्थिक गतिविधियों का दोस्तों, जिसके तहत लोगों की आय वगैरह यानी कमाई वगैरह, उसके व्यवसाय वगैरह यानी बिजनेस वगैरह, काम धंधा वगैरह, बेरोजगारी की स्थिति, लोन वगैरह की स्थिति और उसके खर्च करने की आदतों से जुड़े आंकड़े वगैरह जुटाए जाते हैं। और चौथा हमारा हो गया वो है दोस्तों कि सामाजिक विचार और मनोवृत्तियां। तो इसके अंतर्गत किसी विशेष मुद्दा, कानून या फिर सरकारी योजना के बारे में समाज के लोगों की क्या राय है, इन सभी का डाटा लिया जाता है, सर्वे किया जाता है, वे क्या सोचते हैं और उनका नजरिया कैसा, इन सब की जांच की जाती है। तो ये सभी हमारा जो है मुख्य विषय वस्तु है सामाजिक सर्वेक्षण का दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि सामाजिक सर्वेक्षण समाज की वास्तविक और वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली एक ऐसी वैज्ञानिक आईना है। यह केवल किताबी ज्ञान पर निर्भर नहीं होता, बल्कि जमीन पर जाकर सच को सामने लाता है, यानी घर घर जाके सर्वे करता है। इसके द्वारा प्राप्त जो भी आंकड़ा होता है दोस्तों, उसी के आधार पर देश के विकास और समाज कल्याण के लिए योजनाएं वगैरह भी बनाई जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों, जो आपका माइनर 1C है यानी माइनर 3 यानी MN1C जो है, ठीक है, जो कि सेमेस्टर 5 वालों के लिए सोशियोलॉजी के लिए हमने सिर्फ 9 प्रश्न लिए हैं। और ये 9 प्रश्न काफ़ी, आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, क्योंकि आपको जो है वो 15 मार्क्स वाला नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको 20 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं, लॉन्ग टाइप वाला। तो ये आप कर लीजिए। साथ ही साथ आपको 3 मार्क्स वाला भी करवाया जाएगा जल्दी। तो यही वीडियो था, हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।